आज हम ई कंटेंट योजनांतर्गत कक्षा BA तृतीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं निबंध नामक जो प्रश्न पत्र है ऐच्छिक विषय हिंदी का प्रकरण लोभ और प्रीति जो निबंध है इसके जो लेखक है रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आज हम प्रस्तुत वीडियो में थोड़ा सा हिंदी निबंध का उद्भव और विकास और साथ साथ में लोभ और प्रीति जो निबंध है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनका जीवन परिचय या व्यक्तित्व और कृतित्व उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी और प्रस्तुत निबंध का सार का भी हम विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो पहले हम संक्षिप्त में हिंदी निबंध का थोड़ा सा उद्भव और विकास पे फोकस कर लेते हैं, प्रकाश डाल लेते हैं। तो हिंदी निबंध निश्चित रूप से हम आगे चर्चा करेंगे। हमारा निबंध गद्य की एक प्रमुख विधा है, तो इस पर हम जानकारी से लेने से पहले या जानकारी देने से पहले BA तृतीय वर्ष की छात्राओं से मैं आग्रह करता हूँ कि कृपया करके निबंध को पढ़ते समय उसको एक ही मतलब बैठक में उसको पूरे निबंध को पढ़ें, तभी जा कर के उसका जो उसकी जो थीम है, उसकी जो कथा वस्तु है वो हमारे मन और मस्तिष्क में एक चित्र बनेगा। तब जा कर के क्या है उसमें जो मार्मिक अंश है उनमें लेखक क्या पूछना चाहता है, क्या विशेष चीज़ को चित्रित किया गया है और निबंध के बारे में लिखा भी है कि गद्य कवि नाम निक्सम वदंती, यानी साहित्य की कसौटी गद्य है और गद्य की कसौटी निबंध है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के बारे में कहा है। तो निबंध लिखना कोई सहज काम नहीं है, इसमें क्या है हृदय और मस्तिष्क दोनों की कसरत होती है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में निबंध का हम स्वरूप विकास शैलियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। तो BA तृतीय वर्ष की छात्राएं कृपया करके प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें, समीक्षा करें और वीडियो को पढ़ने के सुनने के उपरांत देखने के उपरांत इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं SL बैरवा सहायक आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना जिला भरतपुर, और इस वीडियो में हमने जो कंटेंट विषय वस्तु का हमने चित्रण किया है, वर्णन किया है, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र में नाटक एवं निबंध नामक जो प्रश्न पत्र है तृतीय वर्ष का हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें ये सम्मिलित है। तो निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इसका तात्पर्य यही है कि जितनी विधाएं हैं उनमें निबंध सबसे प्रौढ़ तथा गंभीर विधा है। कार्लाइल का यह कथन कि निबंधों को देखकर ही किसी भाषा के साहित्य की गहराई को समझा जा सकता है,
इसका कारण यह है कि मनुष्य के बौद्धिक उन्नयन को, बौद्धिक विकास को, प्रगति को, उन्नति को गति देने में सर्वाधिक निबंध ही सहायक होता है। यद्यपि निबंध पूरी तरह आधुनिक विधा है तथा मनुष्य की चेतनापरक विकास यात्रा को सूक्ष्मता के साथ व्यक्त करने की जितनी क्षमता निबंध में उतनी अन्य किसी विधा में नहीं, तथापि मनुष्य के अंतः संसार की व्याख्या भी प्रखरतम रूप में निबंध ही करता है। अब हम थोड़ा सा निबंध का अर्थ और स्वरूप की जानकारी ले लेते हैं। ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ेंगे हम। आधुनिक युग में निबंध शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के ऐसे शब्द के लिए प्रयुक्त होता है जो मूलतः फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है रचनात्मक प्रयास या प्रयत्न, किंतु संस्कृत में भी निबंध का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आया है। निबंध हिंदी का एक तत्सम शब्द है जिसका संस्कृत में प्राचीन काल से ही अनेक अर्थों में प्रयोग होता आया है। संस्कृत की मूल धातु बंध में नी उपसर्ग निबंध दो प्रत्ययों के योग से दो अलग अलग व्युत्पत्तियां मानी गई है। वाचस्पति के अनुसार नी प्लस बंध प्लस धन से इसका अर्थ बांधना, रोकना, संग्रह करना है। जटाधर के अनुसार नी प्लस बंध प्लस अच से नीम का वृक्ष, उसके सेवन से कुष्ठ रोग का निरोध होना माना गया है। किंतु साहित्यिक विधा के रूप में निबंध शब्द का अर्थ बाकन शिवराम आमटे ने अपने संस्कृत हिंदी कोश में इस प्रकार दिया है। नी प्लस बंध प्लस धन, बांधना, कसना, जकड़ना, रचना करना, लिखना, आसक्ति, संलग्नता, साहित्यिक रचना या कृति, प्रत्यक्षर, श्लेष में प्रबंध, विन्यास आदि आदि। अब हम निबंध की भारतीयों के अनुसार या भारतीय दृष्टिकोण से इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। संक्षिप्त में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और गुलाब राय की जो मान्यता है उसकी चर्चा करेंगे। ज़्यादा हम इसको विस्तार में नहीं जाएंगे। मैं तो इसकी सारगर्भित एक परिभाषा है उसका थोड़ा सा विवरण दे रहा हूँ। सुसंस्कृत और रुचिकर वार्ता के स्वर और पद्धति पर किसी वस्तु या विषय से अपनी संचारी संबंधी आह्लादनीय अभिव्यक्ति और औचित्य को निबंध कहते हैं। सुसंस्कृत इसलिए कि निबंध मानतेन की कृतियों में भी और उसके मत के सतही अर्थ के बावजूद बाजारू गप नहीं रहा है। निबंध में विचार और भाव दोनों का रस आए, इसके लिए परिमार्जित संस्कृति की आवश्यकता है। केवल सहज संस्कार के आकस्मिक संयोग या चेतना सरसी की नहीं, इसकी प्रति नहीं बल्कि प्रति गोष्ठी है। अतएव उसमें उनकी सजग परिष्कृत मूल्य वृद्धि की संभावना भी निहित है। हम पहले ही एकांतिक और व्यक्तिगत का भेद निरूपित कर चुके हैं। रुचिकर से तात्पर्य उस स्वाद से है जो मीठा भी हो खट्टा भी, अर्थात मधुर और उत्तेजक दोनों हो। रुचिकर से हमारा अभिप्राय रसात्मक का ही है। भेद इतना है कि रसात्मक में जहाँ मगनता अधिक होती है वहाँ रुचि में स्वाद का भाव अधिक पुष्ट होता है। रुचिकर से यह भी ध्वनित होता है कि शिथिल और बोझिल लेखन तथा प्रवचन
से बचना होता है, रुचिकर में तृप्ति और उत्तेजना दोनों का संकेत है। तो ये निबंध में होना चाहिए। अब हम निबंध के तत्व अथवा निबंध का रचना विधान और शैलियाँ। निबंध साहित्य की एक गंभीर विधा है तथा निबंधकार को अपने विचार सावधानी के साथ निबंध में बांधने पड़ते हैं। कविता की तरह निबंध में भी शब्दों के अप्रत्यय की गुंजाइश नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनमें एक शब्द को भी इधर उधर करना संभव नहीं है। यही उनके निबंधों के स्थापत्य की विशेषता है। यह तभी संभव है जब निबंधकार की भाषा और उसकी विचार श्रृंखला के बीच गहरा तादात्म्य हो। वही निबंध श्रेष्ठ होते हैं जिनमें भाषा और विचार एक होते हैं। इसी दृष्टि से आलोचकों ने निबंध के रचना विधान की व्याख्या की है। डॉक्टर हरिहरनाथ द्विवेदी के अनुसार निबंध के रचना विधान के निम्नलिखित सोपान या तत्व हैं। तो जरा हम देखते हैं। नंबर 1, वैयक्तिकता की धारणा होनी चाहिए। नंबर 2, वैयक्तिकता और वास्तविकता का सामंजस्य और सामंजस्य होना चाहिए। निबंध का सांस्कृतिक पक्ष भी होता है। निबंध का सुर वैशिष्ट भी होना चाहिए। निबंध में हास्य व्यंग की उपादेयता भी होनी चाहिए। नंबर 6, निबंध और काव्यात्मकता का साधर्म्य और वेधर्म्य ये दोनों होते हैं। निबंध का कला पक्ष, निबंध की परिभाषा, पद के गलत दावेदार। तो ये वैयक्तिकता की धारणा। सामान्यतः वैयक्तिकता 4 प्रकार की हो सकती है: भिन्नाभासी, विचित्र, सरल और अप्रत्याशित। और निबंध का सांस्कृतिक पक्ष। निबंध की सांस्कृतिकता के मुख्य उपकरण है मार्दव, असंभ्रम व्यक्तित्व, बहुश्रुति, आमोद, सांप्रतिकता, परिष्कृत, अनायासता, स्तरीय सौहार्द। निबंध का सुर वैशिष्ट। विधि सामान्य स्वर और व्यक्तित्व विशिष्ट स्वर ये 2 प्रकार के हैं। निबंध में हास्य व्यंग की उपादेयता। इसमें निबंध में व्यंग का स्थान कम महत्व का नहीं है। इसके लिए जिन विधियों का उपयोग किया जाता है उनमें मुख्य है स्मित हास्य, स्नेहज हास्य, विपर्य हास्य, संदर्भ अंतरण हास्य, बहुरूपी स्वांग, मिथ्याख्यान, क्रमोत्कर्ष, क्रमापकर्ष, उपहास, करणबंध आदि। निबंध और काव्यात्मकता का साधर्म और वेधर्म। तो काव्यात्मकता और निबंध में विरोध सा हो जाता है। वे हैं चयन और विन्यास। इसका ध्यान रखना चाहिए। आवेगों का ध्यान रखना चाहिए। बिंब विधान का, छंदों की लयात्मकता, नाद, काल्पनिकता, माध्यम की विजातीय प्रतिभा, समीक्षा बनाम सम्मोहन और सम्मोहन बनाम हास्य, इनमें तारतम्य होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा निबंध का उद्भव और विकास पे फोकस करते हैं। तो भारतेंदु युग निबंध का जो उन्नयन है, उद्भव और विकास है। भारतेंदु युग में निबंध का उदय हो गया था और भारतेंदु जी ने बहुत अच्छे निबंध लिखे हैं, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान नामक निबंध से इन्होंने निबंध लिखना प्रारंभ किया था। और उनके बहुत ही अच्छे निबंध है, जैसे आँख, बातचीत, नाक, ईश्वर भी क्या, ठिठोला है, भौं आदि। इसमें भारतेंदु युग में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौरी, प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी, लाला तोताराम, अंबिका दत्त व्यास, श्री ज्वाला दत्त शर्मा, बाबू बालमंद गुप्त आदि ने बहुत अच्छे निबंध लिखे हैं। अब आते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी जो पत्रिका है सरस्वती,
उसका संपादन 1903 में अपने हाथ में ले लिया था और यहाँ से क्या है विधिवत रूप से, लेकिन द्वितीय युग के निबंधों में जो रसात्मकता है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। इस युग के निबंधकारों में पदम सिंह शर्मा, सरदार पूरण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और श्याम सुंदर दास आदि ने ठीक निबंध लिखे थे। और इसका उत्कर्ष काल, जिसको हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का युग कहते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि 3 भागों में बहुत अच्छे श्रेष्ठ निबंध लिखे हैं। और जिसमें अच्छे निबंधकारों में डॉक्टर नगेंद्र है, नंदलाल वाजपेयी, हजार प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गुलाब राय, विनय मोहन शर्मा, इन्होंने अच्छे निबंध लिखे हैं। आगे चल कर के रघुवीर सिंह है, इन्होंने भी अच्छे निबंध लिखे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, स्वामी सत्यदेव, राहुल जी, देवेंद्र सत्यार्थी, सियाराम शरण गुप्त, श्री राम शर्मा आदियों ने कई प्रकार के निबंध लिखे हैं। अब हम ये संक्षिप्त मैंने आपको जानकारी दी है। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित या लिखित जो निबंध है लोभ और प्रीति, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावसान 1914 ईस्वी में हुआ था। हिंदी आलोचना, साहित्य इतिहास, निबंध आदि को प्रौढ़ भूमि प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1881 ईस्वी में तथा देहावसान 1914 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे तथा उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, अनुवाद, निबंध आदि अनेक विधाओं को समृद्ध किया। शुक्ल जी ने समीक्षा कर्म की महत्ता समझते हुए हिंदी समीक्षा का जातीय स्वरूप स्थापित किया तथा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की गंभीर परंपरा का शिलान्यास किया। अब उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी थी। अब भूमिका उन्होंने देखिए लगभग 300 से ज़्यादा शब्दों में भूमिका का निर्माण किया था। वो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ था। हिंदी जो शब्द सागर है विशालकाय ग्रंथ है जिसमें लगभग 5000 कवियों का संकलन और उनके शब्दों का संकलन किया गया है। उन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन तथा अनुवाद किया। चिंतामणि 4 भाग में शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक तथा काव्यशास्त्र से संबद्ध निबंध संकलित है। चिंतामणि निबंध विधा को स्वतंत्र आकार देने में शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंधों का विशेष महत्व है। वे मूलतः आलोचक और निबंधकार ही थे। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनके समीक्षात्मक निबंधों में शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक शैली होती है। वे अपने मौलिक मत का प्रतिपादन करने के लिए पर्याप्त उदाहरण देते हैं, उनका विवेचन करते हैं। वे विरोधी मत का खंडन तथा अपने मत का मंडन पर्याप्त विवेचन के बाद करते हैं। भाषा में गंभीरता तथा हास्य व्यंग का पुटवी विद्वान है। उनकी भाषा संयत और गढ़ी हुई होती है। भाषा पर उन्होंने जबरदस्त जोर दिया है, एकदम मजी हुई, कसी हुई, गठित। उनका गद्य इतना पुष्ट है कि उसमें से एक शब्द या वाक्य को निकाल पाना संभव ही नहीं है। किसी तरह का कोई भी हम यदि संशोधन करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। वे अपने विचार को पहले सूत्र में प्रस्तुत करते हैं, फिर उसकी अपेक्षित व्याख्या करते हैं। भाषा की प्रौढ़ता, विचारों की क्रमबद्ध प्रस्तुति, विषयानुरूप उद्धरणों का समावेश, कोटेशन देते रहते हैं बीच बीच में, और अच्छे दृष्टांतों के माध्यम से क्या है विषय वस्तु को समझाते हैं
तथा गंभीरता के साथ विषय प्रतिपादन उनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं हैं। आलोचक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार, जायसी के प्रतिष्ठापक, घनानंद के वाहक, तुलसी के व्याख्याता, शास्त्रवाद और लोक मंगलवाद के प्रतिपादक, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, कलावाद के प्रत्याख्यान के रूप में स्थापित है। सैद्धांतिक रूप से वे शास्त्रवादी, लोक मंगलवादी तथा रसवादी आचार्य हैं। उनका लोक मंगलवाद शक्तिशील और सौंदर्य का समन्वय करता है। उनका जो लोक मंगलवाद है वो शक्तिशील और सौंदर्य का समन्वय करता है, कॉम्बिनेशन बैठाता है। वे साधारणीकरण के समर्थक है। निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल निसंदेह निर्विवाद रूप से आलोचक रामचंद्र शुक्ल से महांतर है। यद्यपि साहित्य आलोचना में आचार्य श्याम सुंदर दास ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का माउंटेन एवं हिंदी का लैम्ब बताते हुए बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं रामचंद्र शुक्ल से सफलतर और श्रेष्ठतर निबंधकार माना तथा इसमें संदेह नहीं कि भौं, दांत, बुढ़ापा, आप चैटे है जैसे विषयों पर प्रातिभ निबंध लिखना साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था जैसे अध्यावसायपूर्ण निबंध लिखने से अधिक विलक्षण है। तथापि शुक्ल जी को प्राय सभी हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही उन्हें भारतीय साहित्य का अप्रतिम निबंधकार माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। शुक्ल जी एक उच्चतम श्रेणी के विश्व निबंधकार है। प्रखर आत्माव्यक्ति, अजय प्रतिभा, अखंडन विश्वास एवं अगाध पांडित्य के कारण उनके चिंतामणि को विश्व के निबंध साहित्य की एक अमर मणि माना जा सकता है। बौद्धिकता एवं भावुकता में शुक्ल जी के निबंध बेजोड़ है। उनके निबंध प्राचीनता एवं नूतनता तथा सूत्र शैली, समाज शैली एवं व्याख्या शैली, व्यास शैली के समन्वय के कारण एक विलक्षण और पूर्ण प्रभाव की सृष्टि करने में सक्षम है। उनके व्यंग चुभते हुए हैं, पैने हैं व्यंग उनकी भाषा खई खई क्लिष्ट होते हुए भी बहुत शक्तिमयी और प्रभावी है। उनके निबंध 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, भावपरक। इनमें रसों के स्थायी भावों पर विशद, गंभीर, मौलिक विवेचन विश्लेषण प्राप्त होता है। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लोभ और प्रीति, घृणा, भय, क्रोध इत्यादि उसी प्रकार के निबंध है। ये भावपरक निबंध है। अब है दूसरा भाग, सैद्धांतिक निबंध। इनमें भावबोध, रसबोध, काव्य के स्वरूप, काव्य में लोकमंगल, साधारणीकरण, व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में प्रकृति चित्रण, अभिव्यंजनावाद, रहस्यवाद जैसे गंभीर विषयों पर उच्चतम स्तर का वैचारिक ऊहापोह किया गया है। वैयक्तिक स्पर्श से उजर्षित स्थापनाएं की गई है। भाव या मनोविकार, कविता क्या है, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद इत्यादि इसी प्रकार के निबंध हैं। अब है तीसरा भाग है इनका, तीसरा प्रकार है निबंधों के, व्यक्तिपरक निबंध। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि शीर्षक निबंध इसी प्रकार के हैं, जिन निबंध में गोस्वामी तुलसीदास ग्रंथ के रूप में भी प्राप्त होता है। 3 प्रकार के ही निबंधों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई है। लोभ और प्रीति, विषय विवेचन, विषय विश्लेषण, विषय संश्लेषण की दृष्टि से सो महान निबंध है ही। आत्मा व्यक्ति, आत्म प्रतिष्ठान एवं हास्य व्यंग की दृष्टि से भी अद्वितीय है।
कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वश्रेष्ठ निबंध है जिसमें रस की लोकोत्तरता, उनकी विशिष्ट साधारणीकरण दृष्टि, उनका विशिष्ट व्यक्ति वैचित्र्यवाद प्रत्याख्यान, उनकी विशेष प्रकृति दृष्टि, उनका विख्यात लोक मंगल इत्यादि समाविष्ट हो गए हैं, जो उनका प्रतीक निबंध माना जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महान निबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक जो निबंध है वो भी श्रेष्ठ निबंध है, जिसमें छोटे से दायरे में आधुनिक हिंदी के जनक का व्यक्तित्व एवं कृतित्व विदग्धतापूर्वक विवृत किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर जितने उत्कृष्ट एवं गंभीर विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यक्त किए हैं, उतने डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिनके ग्रंथ द्वय मिलकर भी इस निबंध की साहित्यिक मूल्यगत क्षमता नहीं कर सकते, अंतर स्तर का है, समेत किसी ग्रंथकार तक ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में उच्च कोटि की विचार शक्ति, उच्च कोटि की क्या है विचार शक्ति, स्थापना शक्ति, संवेदनशीलता एवं आदर्श प्रवणता के दर्शन प्राप्त होते हैं। उनके निबंधों में विचार तथा भाव एवं विषय तथा व्यक्ति का अद्वितीय समन्वय प्राप्त होता है। विचारात्मक निबंधकार की दृष्टि से शुक्ल हिंदी या भारत ही नहीं प्रत्युत समग्र विश्व के अग्रणी साहित्य सृष्टाओं में है। उनके निबंध परिभाषा, वर्गीकरण, आत्मा व्यक्ति, हास्य व्यंग तथा प्राणवान भाषा से संपृक्त है, संयुक्त है, और समाज तथा व्यास शैलियों का समन्वय उनको अपने आप में पूर्ण रूप प्रदान कर देता है। उनकी परिभाषात्मक सूक्तियाँ मन को मोह लेती है। ऐसी ऐसी सूक्तियों का वो अच्छे प्रयोग करते हैं कि बहुत ही मन को अच्छी लगती है। यथा भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति क्या है? धर्म की रसात्मक अनुभूति है। ये इनकी एक सूत्र शैली है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। साहसपूर्ण उमंग, हृदय में एक उत्साह, एक उमंग। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शिथिल आता है उसे गिलानी कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। इस तरह के बहुत ही अच्छे मतलब क्या है इनके कोटेशन है। अब हम संक्षिप्त में लोभ और प्रीति निबंध है उसका सार तत्व देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाव और मनोविकार संबंधी निबंध लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। उन्होंने उत्साह, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति जैसे अनेक मनोविकारों पर मौलिक निबंध लिखे हैं। प्रस्तुत निबंध लोभ और प्रीति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोभ और प्रीति नामक दो मनोविकारों की समीक्षा करते हैं। वे इस निबंध में लोभ के नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों रूपों की व्याख्या करते हैं। पहले तो प्रीति के सांसारिक तथा उदात्त रूपों का विवेचन करते हैं। शुक्ल जी अपने विवेचन में पूर्णतया मौलिकता के साथ अपने विचार रखते हैं तथा उपयुक्त उदाहरण देकर अपने मत की पुष्टि करते हैं। साथ साथ में वो दृष्टांत भी देते हैं। शुक्ल जी की भाषा बहुत ही परिष्कृत, संप्रेषण उनका कम्युनिकेशन, प्रभावशीलता देखते ही बनती है। सरल है, उनकी शैली पाठक को बांधे रखने में समर्थ है। जब तक क्या है उसको पूरे पैराग्राफ को, पूरे गद्यांश को जब तक नहीं पढ़ता है तब तक क्या है उसको छोड़ता नहीं है पाठक। लोभ और प्रीति उनके श्रेष्ठ निबंधों में से एक है। तो आज हमने थोड़ा सा निबंध का स्वरूप, उसका थोड़ा सा उद्भव और विकास
के साथ में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यक्तित्व और कृतित्व है उसका परिचय हमने पढ़ा है और समझा है, और लोभ और प्रति जो उनका मनोविकार संबंधी निबंध है उसका सार प्रस्तुत किया है। आज इतना ही। आगे हम लोभ और प्रति नामक जो निबंध है उसके जो प्रमुख अंश है उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही। धन्यवाद। बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, विवेचन विश्लेषण करें। इसमें बहुत ही ज्ञानवर्धक सामग्री मैंने प्रस्तुत की है, इसको ध्यान से देखना, पढ़ना। धन्यवाद। नमस्कार।